अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 1 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट वन बाय वन। पहला क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाई डू वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव टू यूनिट्स। हम लोग यूजुअली क्यों दो यूनिट इस्तेमाल करते हैं? कभी हम लोग जो है मैथ्स मालूम करने के लिए आप लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब मोल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और कभी हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं केजी। कभी केजी इस्तेमाल करते हैं, कभी मोल इस्तेमाल करते हैं। क्यों हम लोग दो यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं? कहते हैं इसके रीज़न है। अगर आपने बहुत छोटे लेवल पे बात करनी है ना, तो वहाँ पे आप मोल्स की बात करते हैं। आपको पता है एटॉमिक लेवल पे हम बात करते हैं तो हम मोल्स की बात करते हैं। और अगर बड़े लेवल पे हमने बात करनी हो तो वहाँ पे हम किलोग्राम की बात करते हैं। हम डेली लाइफ में जो चीज़ें मालूम करते हैं ना, वो किलोग्राम में करते हैं। लेकिन हमने लैब वगैरह में कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह परफॉर्म करना होता है तो हमें तो एटम्स चाहिए होते हैं, एटॉमिक लेवल पे मैथ चाहिए होता है। फिर हम लोग मोल्स की बात करते हैं, फिर हम लोग किलोग्राम की बात नहीं करते। बच्चे याद रखिएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डॉट भी एक लगाती हूँ ना, तो इसमें भी हज़ारों की तादाद में, बिलियंस की तादाद में ना एटम्स होते हैं। तो आप 1 किलोग्राम अगर लैब में है तो हमने अगर एटॉमिक लेवल पे करना है तो आप किलोग्राम में तो मैथ्स ले ही नहीं सकते। फिर आप वहाँ पे कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते हैं? मोल इस्तेमाल करते हैं। तो वो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि दोनों यूनिट्स जो है ना वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए, मतलब वेट, वजन मालूम करने के लिए। लेकिन हमारे पास किलोग्राम कब होता है? जब आपने मैक्रो लेवल पे, मैक्रो लेवल का मतलब होता है बड़े लेवल पे। जैसे हम लोग आम लेवल पे हम नॉर्मल डेली लाइफ में दुकान पे जाते हैं, 1 किलो चीनी दे दें, 1 किलो हमें इतना कोई भी चीज़ दे दें, समथिंग लाइक दैट। तो मैक्रो लेवल पे जब आप बड़े लेवल पे बात करते हैं तो आप किलोग्राम इस्तेमाल करते हैं। इस यूज फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वही मैंने बात की है कि आपने बड़े लेवल पे बात करनी जब आप ज़्यादा क्वांटिटी की बात करते हैं। और 1 किलोग्राम में डिफरेंट मैसेज हमारे पास आते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 किलो बात करें कि चीनी ले लें या 1 किलो कोई भी दाल ले लें, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे दोनों सब्सटेंसेस को, वो डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से कहते हैं मोल जो है वो हमारे पास माइक्रो लेवल पे होता है कि जब आप बहुत छोटे लेवल पे बात करते हैं, जब आपने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होता है, जब आपने स्टडी करना होता है माइक्रो लेवल पे, लेबॉर्ट्री वगैरह में, लैब वगैरह में, तब आप वहाँ पे मोल्स को इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं ये बहुत स्मॉल हमारे पास अमाउंट होती है, और एक मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं बच्चे? 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। मतलब ये एटॉमिक लेवल पे बात की जाती है। तो इतने हम लोग कह लें एटम्स अगर हमने मालूम करने होते हैं इनका मैथ्स, तो हम वहाँ पे मोल की बात करते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स या आसान अल्फाज में हम ये बात करेंगे, किलोग्राम हम बड़े लेवल पे इस्तेमाल करते हैं, मोल हम छोटे लेवल पे बात करते हैं। और किलोग्राम जब भी हम मालूम करते हैं तो हम जब भी डिफरेंट चीज़ों के 1 kg मैथ्स लेते हैं तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं जब भी। लेकिन जब हम किसी भी एलिमेंट का 1 मोल लेंगे तो उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो सेम होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, कहते हैं हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, वो मालूम कर रहे हैं लेंथ ऑफ द रॉड विद द स्केल ऑन विच मिनिमम डिवीजन इज 1 मिलीमीटर। मतलब आपको लीस्ट काउंट उसका बता रहा है, उसका कह लें कि वैल्यू बता रहा है लीस्ट काउंट की 1 मिलीमीटर है। तो वो 3 जो है ना वो वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं, 3 स्टूडेंट्स। विच रिकॉर्ड इज करेक्ट एंड वाई। विच, उसने कहा है कि इसको जो वो मालूम कर रहा है, हमारे पास लेंथ को मालूम कर रहा है किसी डिवाइस के साथ जिसका लीस्ट काउंट कितना है, हमारे पास 1 मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर का मतलब होता है, अगर मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करवाया जाए तो मिली की जो वैल्यू होती है ना बच्चे, वो हमारे पास होती है 10⁻³ होती है। मतलब 10⁻³ मीटर आ जाएगी। -3 का मतलब है 1 को 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 0.001। तो ये हमारे पास इसका लीस्ट काउंट इन दूसरे अल्फाज में बोलें तो 0.001 होता है। ठीक है, तो अब इसका मतलब है जिस डिवाइस के से आपने रीडिंग लेनी है ना, वो आपको डेसिमल इशारे के बाद ना 3 डिजिट्स तक एग्जैक्टली वैल्यू दे सकता है। 3 डिजिट्स हैं, ठीक है, तो 3 डिजिट्स तक वो आपको करेक्ट वैल्यू दे सकता है। तो अब इन तीनों वैल्यूज में से देखें 3 डिजिट्स तक वैल्यू किसके पास है? इसके बाद तो 4 डिजिट्स तक है तो ये ठीक नहीं है, इसके पास 2 है, ये भी ठीक नहीं है। 3 डिजिट्स तक ये वाली रीडिंग है, तो हम कहते हैं फिर ये वाली जो रीडिंग होगी वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी, करेक्ट होगी। तो वो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि लीस्ट काउंट जो था हमारे पास 1 मिलीमीटर था या फिर 0.001 मीटर था। तो आप कितनी कोई भी जो लेंथ है वो एक्यूरेट कितनी होगी? वो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक होगी, तो इसलिए हमारे पास ये वाली वैल्यू है वो ज़्यादा एक्यूरेट है। अगला वो शॉर्ट क्वेश्चन कहता है व्हाई इज द किलोग्राम नॉट द ग्राम बेस यूनिट ऑफ मास। आपको याद है हमने इस चैप्टर में ना 7 बेस यूनिट्स डिफाइन किए थे, जिसमें किलोग्राम, मास का हमने किलोग्राम लिया था।
तो कहते हैं आपने किलोग्राम ही क्यों लिया है, आपने ग्राम को क्यों एसआई सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया, बेस यूनिट कंसीडर नहीं किया। कहते हैं इसके रीजन है हमारे पास क्या है, कहते हैं मेनली दो रीजंस हैं। पहली बात कि किलोग्राम जो है ना हमारे पास कन्वीनियंट होता है, हम इजी टू मेयर होता है, मतलब आप इसको इजीली मेयर कर सकते हो। जैसे हमारी डेली लाइफ में एवरीडे मेयरमेंट्स भी जो होती हैं, जो हम लोग ख़रीदारी भी करते हैं, वो यूजुअली केजी में मालूम कर रहे होते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा स्केल है। तो हम लोग मोस्ट कॉमनली जो मेयरमेंट्स ले रहे होते हैं वो केजी में ले रहे होते हैं मैक्रो लेवल पे। चाहे वो साइंस, इंजीनियरिंग है, कॉमर्स है, आपने कोई मटीरियल्स का वेट करना है, मेटल्स का वेट करना है इंजीनियरिंग में, साइंस में, तो वो सारा इससे में होता है, ठीक है। तो वो लार्जर लेवल पे आपको इसको मालूम करना कन्वीनियंट होता है। दूसरा कहते हैं क्यों हम लोग इसको मालूम कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे ये हमारे पास लार्जर है, तो इसको आप इजीली मालूम कर सकते हैं, आपके पास इसमें एरर नहीं होता। बच्चे एक चीज़ याद रखिएगा, जितना आप स्मॉल लेवल पे जाते जाते हैं मिस्टेक्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक लार्जर यूनिट है, तो इसको आप इजीली मालूम कर सकते हो। लेकिन अगर ग्राम्स की बात करें, वो हमारे पास बहुत छोटा है, तो उसको मालूम करते हुए आपको क्या करना पड़ेगा, जब जिस भी आप इंस्ट्रूमेंट के जरिए मालूम करोगे, आपको उसका लीस्ट काउंट देखना पड़ेगा कि आइदर उसमें थोड़ा सा भी उसमें डिवाइस में प्रॉब्लम होगी, तो हमारे पास जो रीडिंग्स हैं वो ख़राब हो जाएंगी, आप 1 ग्राम को एक्यूरेटली मेजर ही नहीं कर सकते। और अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में, तो आपके पास अनसर्टेनिटीज आना शुरू हो जाएंगी, मतलब आपके पास डाउट्स आना शुरू हो जाएंगे, आप रीडिंग्स के बारे में श्योर नहीं होंगे, आपके पास किसी किस्म की मिस्टेक्स हो जाए या फिर पर्सनल एरर हो जाए या इस तरह से। तो आपके पास छोटी सी भी मिस्टेक होना, तो आपके पास ज़्यादा ह्यूज एरर आना शुरू हो जाता है। तो ये दो मेन रीजंस हैं। एक तो ये डेली बेसिस पे आप कन्वीनियंटली इसको इस्तेमाल करते हो एवरीडे लाइफ में, चाहे इंजीनियरिंग है, साइंस है, कॉमर्स है। और दूसरा ये है कि ये हमारे पास एक बिगर स्केल है, इसको मालूम करना एक्यूरेटली वो आसान होता है एज़ कम्पेयर टू ग्राम, जो बहुत छोटा यूनिट है। इसको मालूम करने के लिए थोड़ा सा भी कोई मिस्टेक होगी ना, तो वो एरर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। जो आप रीडिंग ले रहे होंगे, जो ग्राम मालूम कर रहे होंगे, वेट मालूम कर रहे होंगे, वो एक्यूरेट मालूम नहीं कर रहे होंगे, उसमें अनसर्टेनिटीज आना शुरू हो जाएंगी। तो ये दो जेन्युइन रीजन हैं जिसकी वजह से आप किलोग्राम को एज अ बेस यूनिट इस्तेमाल करते हैं, दूसरे को नहीं करते। आगे क्वेश्चन है, कहते हैं कंसीडर द इक्वेशन P इज इक्वल टू Q प्लस R। कहते हैं अगर दोनों की डायमेंशन सेम है, Q की भी और R की भी, तो व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द P, कि अगर दोनों की डायमेंशन सेम है तो P की डायमेंशंस क्या होंगी। एंड इफ द डायमेंशंस ऑफ Q आर डिफरेंट देन दोज ऑफ R, तो हमारे पास डायमेंशंस P की क्या होंगी। तो पहले तो इसके पहला पार्ट देखते हैं। कहते हैं पहला पार्ट ये है कि आपके पास अगर Q और R की डायमेंशन सेम हो, तो हमारे पास P की डायमेंशंस क्या होंगी। आपको याद है हमने टॉपिक क्लास पढ़ा था कि इट्स डायमेंशंस कैन बी यूज टू चेक द होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन, कि आपके पास लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों की डायमेंशन सेम होती है मुझे। अगर इन दोनों की डायमेंशन सेम है, तो आपके पास फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि हमारे पास क्यू की डायमेंशन MLT हमने एज्यूम कर लिया, आर की डायमेंशन भी MLT है, दोनों की सेम है, आप इन दोनों को ऐड करेंगे 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो P की डायमेंशंस भी वही आएंगे, बच्चे 2 तो कांस्टेंट नंबर है, इसका तो डायमेंशन नहीं होती। तो अगर Q और R की डायमेंशन हमने सपोज की MLT, वो दोनों सेम है, तो इसकी डायमेंशन भी सेम होंगी, ठीक है। P की डायमेंशन भी ये 1 + 1 2 है, तो ये 2 आ जाएगा, लेकिन 2 की तो डायमेंशन नहीं होती, तो P की डायमेंशन भी वही होंगी। तो हम कहते हैं अगर इस डायमेंशन के हिसाब से आपने इसका यूनिट निकालना है, तो M के क्या होता है, बेसिकली मैथ होता है। मैथ को किस में मालूम करते हैं, kg में। L क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को आप किस में मालूम करते हैं, T में, सॉरी मीटर में। और ये टाइम है, टाइम को किस में मालूम करते हैं, सेकंड में, तो kg मीटर सेकंड आ जाएगा। अच्छा, ये ना हमारे पास 3 हम लोगों ने मोस्ट कॉमनली डायमेंशंस इस्तेमाल करते हैं। कहीं पे भी हमने डायमेंशंस मालूम करनी हो ना, मोस्ट कॉमनली जो इस्तेमाल हो रही होती है मैथ्स की, लेंथ की और टाइम की हो रही होती है, तो इसलिए हमने इसको अज्यूम किया कि आप MLT ले लें, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास P के यूनिट्स आ जाएंगे। दूसरा पॉइंट वो कहते हैं कि अगर Q और R के डायमेंशंस डिफरेंट हो, तो P की क्या है। जी, अगर डायमेंशंस डिफरेंट हो ना, तो हम उनको ऐड ही नहीं कर सकते। डायमेंशंस सेम होंगी तो चीज़ें ऐड होती है, वरना नहीं होती। तो अगर इन दोनों के डायमेंशंस डिफरेंट हो, तो ये क्वेश्चन ही रॉन्ग होगी। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि हमारे पास हम P की डायमेंशंस मालूम नहीं कर सकते अगर इन दोनों की डायमेंशन सेम नहीं है, क्योंकि अगर इन दोनों की डायमेंशन सेम नहीं है तो उनको ऐड ही नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी था। होमोजेनिटी ये था कि जितनी इसकी डायमेंशंस दोनों की सेम होंगी तो वो ऐड होंगे, और लेफ्ट साइड की डायमेंशंस इक्वल टू राइट साइड होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। तो दूसरी सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है। अगर इन दोनों के डायमेंशंस डिफरेंट है तो वो ऐड ही नहीं हो सकती, वो क्वेश्चन ही ठीक ही नहीं है, आप P की मालूम ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, आगे क्वेश्चन है 1.5, कहते हैं व्हाट इज द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब है मिनिमम वैल्यू कौन दे रहा है, ऑफ ए क्लॉक इफ इट हैज
पहला पार्ट है वो कहते हैं एक घड़ी है उसका आपने लीस्ट काउंट मालूम करना है। अगर उसमें तीन हैंड्स हैं, तीन सुइयां हैं, घंटे की सुई है, मिनट की सुई है और सेकंड की सुई है, मतलब एक क्लॉक है जिसमें तीन सुइयां हैं, घंटे की, मिनट की और सेकंड की। आप बताएं सबसे लीस्ट काउंट कौन मालूम करके देगा, सबसे कम कौन सा होगा बच्चे? सेकंड की नहीं होगी, सेकंड हमारे पास सबसे मिनिमम वैल्यू होगी इन तीन सुइयों में, तो हमारे पास सेकंड वाली सुई क्या होगी, वो लीस्ट काउंट होगी। आपको पता होगा एक सेकंड जो है ना वो सॉरी ये वाली जो सेकंड वाली सुई है एक मिनट में 60 दफ़ा ये टिक टिक कर रही होती है, तो मिनिमम वैल्यू वो क्या देती है आपको, 1 सेकंड दे रही होती है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 सेकंड। और आगे हमारे पास आवर हैंड और मिनट हैंड है। कहते हैं अगर वहाँ पे दो सुई हैं, एक घंटे की सुई है और एक मिनट की सुई है, तो इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, इसमें तो मिनिमम मिनट वाली मिनिमम होगी, ठीक है। तो वो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि जो लीस्ट काउंट होती है वो बेसिकली स्मॉलेस्ट इंटरवल होता है जो क्लॉक मेजर कर सकते हैं। अब ये दो सिचुएशंस दी हुई हैं, कहते हैं एक घड़ी है जिसमें तीन सुइयां, एक घंटे वाली मतलब आवर्स वाली, एक मिनट वाली और एक सेकंड वाली। तो इन तीनों में सबसे मिनिमम कौन सी है, सेकंड वाली। तो वो कहते हैं सेकंड वाली जो है ना वो हमारे पास स्मॉलेस्ट होगी। और सेकंड वाली जो सुई होती है वो कह लें कि हर एक सेकंड बाद मूव कर रही होती है, तो हम कहते हैं 1 सेकंड उसका लीस्ट काउंट होगा। और इसी तरह से अगर एक मिनट, एक घंटे और एक मिनट वाली दो सुइयां सिर्फ मौजूद हैं, तो इसमें छोटे वाली कौन सी है, मिनट वाली है, तो मिनट वाली हमारे पास होगी। और मिनट वाली सुई हर एक मिनट बाद मूव कर रही होती है, तो इसका लीस्ट काउंट क्या होगा, 1 मिनट होगा। तो ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू को लीस्ट काउंट बेसिकली बोलते हैं। आगे हमारे पास कहता है कि हाउ कैन द डायमीटर ऑफ ए राउंड पेंसिल बी मेजर्ड यूजिंग द मीटर रूल विद द सेम एक्यूरेसी एज दैट ऑफ द वर्नियर कैलिपर डिस्क्राइब। कहते हैं हमारे पास, अच्छा यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो राउंड पेंसिल होती है, जो पेंसिल होती है उसका डायमीटर मालूम, डायमीटर उसका बहुत छोटा होता है। आपने अगर पेंसिल देखी हो तो हमारे पास ये पेंसिल होती है, आपने ना ये यूजुअली हम लोग लेड पेंसिल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आपने इसका डायमीटर मालूम करना होता है, ये जो इसकी थिकनेस है ना ये मालूम करनी होती है। तो कहते हैं हमारे पास यूजुअली जो राउंड पेंसिल होती है उसका डायमीटर बहुत कम होता है। तो उसके लिए बेटर तो यही होता है कि आपने अगर अच्छे वाला मालूम करना है, मतलब एक्यूरेट मालूम करना है, वर्नियर कैलिपर मालूम यूज़ करो, क्योंकि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट बहुत कम होता है। हमारे पास इसका लीस्ट काउंट अगर हम बात करें तो वो 0.001 सेंटीमीटर होता है। लेकिन कहते हैं अगर आपने उसको मीटर रूल कहते हैं फुटे की मदद से अगर आपने उसको मालूम करना है सेम एक्यूरेसी के साथ, तो किस तरह से मालूम करेंगे बच्चे? राउंड पेंसिल के लिए जो आप डायमीटर मालूम करते हैं ना उसके लिए कहते हैं वर्नियर कैलिपर बेटर ऑप्शन है, क्योंकि वर्नियर कैलिपर छोटी से छोटी लेंथ को इजीली अच्छे से मालूम कर सकता है, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट ज़्यादा कम होता है। किसी भी डिवाइस का लीस्ट काउंट जितना कम होता है ना उसकी एक्यूरेसी वो ज़्यादा अच्छे तरीके से छोटी वैल्यूज़ को मालूम कर सकता है। लेकिन कहते हैं आपने वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने मीटर रूल इस्तेमाल करना और सही वैल्यू आनी चाहिए। तो कैसे मालूम करेंगे? मीटर रूल जो होता है ना इसका लीस्ट काउंट कम होता है, इसका लीस्ट काउंट कम होता है, 0.1 सेंटीमीटर होता है। तो कहते हैं आपने मीटर रूल के जरिए इस्तेमाल करना, तो बताएं कैसे मालूम किया जाएगा? कहते हैं इसके लिए आप क्या करें, आप एक जैसी पेंसिल्स लें और तकरीबन कितनी पेंसिल्स लें आप, यूजुअली 10 पेंसिल्स लें और इनको ना साइड बाय साइड अलाइन करके रख दें। फिर आप मीटर रूल पकड़ें, उसके जरिए आप क्या करें, उसकी विड्थ मालूम करें सारी पेंसिल्स की। मतलब आप एक जैसे 10 पेंसिल्स लें, उनको इस तरह से लाइन करके एक साथ रख दें और एक फुट्टा पकड़ के ना इसकी आप विड्थ मालूम करें। वो 10 सेंटीमीटर आ रही है, जितने भी सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है। तो फुट्टे की मदद से उसको मालूम कर लें। तो जितनी भी आपके पास उसकी टोटल विड्थ है उसको क्या कर दें, जितनी आपने पेंसिल्स ली थी ना उसके साथ डिवाइड कर दें। तो जो भी जैसे 5 सेंटीमीटर आ रही है, 10 सेंटीमीटर आ रही है, 5 सेंटीमीटर सपोज कर लें। आपने क्या किया, आपने सारी 10 पेंसिल्स को इस तरह से अलाइन करके एक साइड टू साइड, साइड का मतलब है एक पेंसिल दूसरी, अगली दूसरी पेंसिल, तीसरी पेंसिल, इस तरह से सारी 10 पेंसिल्स को रख दिया। इसके सामने फुट्टा रखा, फुटर का मतलब है, फुटे का मतलब है मीटर रूल, जो आप लोग स्केल इस्तेमाल करते हैं ना मोस्ट कॉमनली। ये मोस्ट कॉमनली हम लोग ना स्केल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये वाला बच्चियों के पास भी होता है, बॉयज़ के पास भी होता है। तो उसको यहाँ पे रखें इनिशियल पॉइंट पे और इसकी मदद से ना इसकी लेंथ मालूम कर लें, विड्थ मतलब इसकी विड्थ मालूम कर लें, टोटल लेंथ मालूम करें। तो जो भी आंसर आए कहते हैं उसको आप डिवाइड कर दें। आपने कितनी पेंसिल्स ली थी, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 पेंसिल ली थी, तो उसके साथ उसको डिवाइड कर दें, तो वो आपके पास उसकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी। ठीक, इस एवरेज वैल्यू का फ़ायदा क्या होगा? कहते हैं ये जो एवरेज वैल्यू होगी ना ये एक्यूरेट उतनी ही होगी जितनी आपने उसको मालूम करना था वर्नियर कैलिपर के जरिए, क्योंकि इसमें एरर वगैरह मौजूद नहीं होता, एरर के चांसेस कम होते हैं। जब भी आप एवरेज लेते हो ना बच्चे, आपके पास मिस्टेक के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो कहता है हमारे पास हाउ
वुड द रीडिंग डिफर इफ द स्क्रू गेज इज यूज इंस्टेड ऑफ द वर्नियर कैलिपर। पहली तो बात ये है कि बच्चे जो स्क्रू गेज होता है ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है वर्नियर कैलिपर की निस्बत। दूसरा, हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर है इसका लीस्ट काउंट मेरे पास कह लें कि सॉरी स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट ज़्यादा कम होता है वर्नियर कैलिपर की निस्बत, तो इसलिए हम कहते हैं ये ज़्यादा एक्यूरेट है छोटी वैल्यूज़ को मालूम करने के लिए। तो यहाँ पे यही बात करना है कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट जो होता है वो 0.01 होता है, लेकिन इसके कंपैरिजन में जो स्क्रू गेज होता है इसका लीस्ट काउंट ज़्यादा कम होता है। और चीज़ याद रखिएगा, जिसका लीस्ट काउंट जितना ज़्यादा कम होता है वो उतना ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट ले सकता है और छोटी मेजरमेंट्स ले सकता है। तो लीस्ट काउंट जो स्क्रू गेज है उसका ज़्यादा कम होता है, तो ये ज़्यादा अच्छा या अच्छी और प्रिसाइज मेजरमेंट्स देगा छोटे लेवल पे जाके। क्यों? क्योंकि इसका लीस्ट काउंट बहुत ज़्यादा कम होता है। तो ड्यू टू इट्स स्मॉलर लीस्ट काउंट इट विल गिव्स मोर प्रिसाइज, मतलब ये ज़्यादा अच्छी, जिसमें एरर नहीं होगा, मिस्टेक्स नहीं होंगी, अनसर्टेनिटी नहीं होगी, तो ये ज़्यादा अच्छी रीडिंग्स देगा। तो इसलिए हम कहते हैं जो स्क्रू गेज है वो ज़्यादा बेटर है छोटी थिकनेस को मालूम करने के लिए एज कम्पेयर टू वर्नियर कैलिपर। ठीक है, तो वो यहाँ पे यही आंसर बात कर रहा है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, वो कहते हैं राइट द करेक्ट रीडिंग ऑफ द लेंथ ऑफ द सॉलिड। कि आपने हमारे पास क्या उसने ज्यूम किया हुआ है कि ये एक वर्नियर कैलिपर है, उसके दरमियान ना जॉस के दरमियान में आपने कोई सॉलिड इस तरह का सॉलिड सिलेंडर रखा हुआ है। सॉलिड सिलेंडर बच्चे इस तरह की शेप को बोलते हैं। ठीक है, आपने एक सॉलिड सिलेंडर रखा हुआ है। इस तरह से सॉलिड सिलेंडर रखने के बाद ना आपने उसकी कुछ रीडिंग शो की हुई हैं आपके इस बुक में। ठीक है, ये मेन स्केल यहाँ पे है और वर्नियर स्केल यहाँ पे है। तो कहते हैं आपने अब जो सॉलिड सिलेंडर है इस स्केल की मदद से उसकी रीडिंग्स बतानी है, और इसमें वो बता रहा है कि एरर कितना है हमारे पास, प्लस पॉजिटिव एरर है 0.02 सेंटीमीटर। एरर उसने बता दिया, उसको मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको फाइनल वैल्यू में आपने लिखना है और आपने पहले उसकी करेक्ट रीडिंग मालूम करनी है, फिर आपने जो एरर उसमें बता रहा है उसको उसमें से माइनस करना है। तो वो देखते हैं कैसे हम करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने ना वर्नियर स्केल का प्रैक्टिकल किया होगा मैट्रिक में, जिसमें सबसे पहले तो आप मेन स्केल रीडिंग लेते हैं, फिर आप वर्नियर स्केल रीडिंग लेते हैं और जो भी वर्नियर स्केल रीडिंग आए उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लीस्ट काउंट से वर्नियर स्केल की रीडिंग को मल्टीप्लाई करने के बाद उसको मेन स्केल में ऐड कर देते हैं। उसको क्या कर देते हैं, मेन स्केल में ऐड कर देते हैं, तो वो आपकी फाइनल ऑब्जर्व वैल्यू आ जाती है। जो भी आंसर आए इसमें जीरो एरर, अगर वो प्लस है तो उसको माइनस कर देंगे, अगर माइनस है तो उसको प्लस कर देंगे। तो पहले तो आप क्या लेंगे, मेन स्केल रीडिंग लेंगे, फिर आप वर्नियर स्केल रीडिंग लेंगे, फिर जो भी वर्नियर स्केल रीडिंग आएगी उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको मेन स्केल में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे इसी आंसर को देखते हैं। हमारे पास अब ये देखें मेन स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं, उस चीज़ को देख। मेन स्केल रीडिंग स्टार्ट करते हैं बच्चे। ये हमारे पास मेन स्केल होता है, ये हमारे पास वर्नियर स्केल होता है। वर्नियर स्केल से पहले जितनी हमारे पास रीडिंग्स होती है ना मेन स्केल की, वो मेन स्केल रीडिंग होती है। फॉर एग्जांपल ये 1 था, ये 2 था, ये 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6। तो 2.6 है इसकी जीरो लाइन से पहले। तो मेन स्केल रीडिंग हमारे पास कितनी आई, 2.6 सेंटीमीटर। अब हमने स्केल रीडिंग लेनी होती है वर्नियर स्केल रीडिंग बच्चे पता है कैसे लेते हैं। आप इसकी ना लाइन देख रहे होते हो, जो एग्जैक्टली लाइन जो है ना ऊपर वाली लाइन से मैच कर रही हो। ये तो नहीं मैच कर रही, ये भी नहीं मैच कर रही, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ये इसकी जो नामी लाइन है ना 9 वाली, वो हमारे पास एग्जैक्टली ऊपर वाली लाइन के साथ मैच कर रही है एग्जैक्टली। तो इसकी हमारे पास कौन सी लाइन मैच कर रही है, नंबर ऑफ रीडिंग या नंबर ऑफ डिवीजन, वो जो मैच करी है वो नो मैच कर रही है। ठीक है, नाम ही मैच कर रही है। तो आपने मेन वर्नियर स्केल रीडिंग ली, अब उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, लीस्ट काउंट के साथ। तो वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.01 सेंटीमीटर। जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर होता है ना उसका लीस्ट काउंट याद रखिएगा 0.01 सेंटीमीटर होता है। आपने जो वर्नियर स्केल रीडिंग आई थी उसको लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा 0.09 सेंटीमीटर। अब आपके पास मेन स्केल रीडिंग भी आ गई, वर्नियर स्केल रीडिंग भी आ गई। अब इन दोनों को जमा करते हैं, तो दोनों को जमा कर दिया, ये आपके पास टोटल आंसर आ गया। ये आंसर है जब किसी किस्म का आपने जीरो एरर कंसीडर नहीं किया। अब वो आपको जीरो एरर बता रहा है, कहते हैं जीरो एरर इसमें मौजूद है और कितना है 0.02 सेंटीमीटर। जीरो एरर की हम बात करेंगे, हमारे पास जीरो एरर अगर प्लस होगा तो हमारे पास इसको फाइनल वैल्यू में से माइनस कर देंगे। तो ये प्लस में आपको जीरो एरर बता रहा है, तो आपने क्या करना है, जो भी आंसर आया था ना इसमें से इसको माइनस कर देना। तो ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 2.67 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा जीरो एरर हमारे पास प्लस हो तो उसको माइनस कर देते हैं, अगर माइनस हो तो उसको प्लस कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये स्क्रू गेज से रिलेटेड है। कहते हैं हमारे पास दे आर 50 डिवीजन्स ऑन ए सर्कुलर स्केल के। जो सर्कुलर स्केल है इसके ऊपर डिवीजन्स कितनी है, 50 डिवीजन्स है। आपको डाटा दे रहा है। इफ द हेड ऑफ द स्क्रू इज गिवन 10 रेवोल्यूशन, के आप इसको रोटेट करने के ऊपर आपके पास ये 10 रेवोल्यूशन, मतलब हमारे पास कह लें कि
10 दफ़ा इसको रोटेट करें और ये जो हमारे पास डिवीजन्स आ रही हैं वो 5 मीटर आपको यहाँ पे मिलीमीटर तक रीडिंग्स यहाँ पे 5 लाइन्स आपको नज़र आना शुरू हो जाए। तो वो कह रहे हैं हमारे पास सपोज करें तो आपने क्या करना है, देर इज़ आल्सो अ जीरो एरर। वो दूसरा कह रहा है हमारे पास वहाँ पे जीरो एरर भी मौजूद है। एज ए सेकेंड डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द डॉटम लाइन एंड जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज बिलो द डॉटम लाइन। इसका मतलब क्या है हमारे पास, मतलब अब जब आप स्क्रू गेज को फुली बंद करेंगे तो ये जो सर्कुलर स्केल का जीरो होगा ना, ये मेन लाइन के जीरो से नीचे होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है वहां पे नेगेटिव जीरो एरर है। अब आपने मालूम क्या करना है, ग्लास स्लैब की थिकनेस मालूम करनी है स्क्रू गेज के जरिए, आपने वो फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये हमारे पास बेसिकली स्क्रू गेज होता है, ये इसमें ये देखें, ये हमारे पास इसमें मेन स्केल होता है और ये इसके ऊपर सर्कुलर स्केल होता है। जीरो एरर की बात करते हैं, कहते हैं अगर मैं इसको फुली बंद कर दूं, फुली इसको बंद कर दूं, यहाँ पे कुछ भी मौजूद ना हो, तो हमारे पास ये लाइंस किस तरह से दिखेंगे वो देखते हैं। अच्छा, अगर फुली बंद करने पे ये इसकी मेन लाइन और इसकी सर्कुलर स्केल की जीरो वाली लाइन मैच कर जाए ना, तो हम कहते हैं वहाँ पे जीरो एरर नहीं होगा, वो एक्यूरेट डिवाइस है। लेकिन अगर फुली बंद करने पे आपकी ये जो मेन स्केल वाली जीरो है और ये सर्कुलर स्केल वाली जीरो है, अच्छा आपने इस वाली लाइन को ना रेफरेंस मानना है, मतलब ये आगे होगी तो पॉजिटिव होगी, ये पीछे होगी तो वो नेगेटिव होगी। तो ये वाली जो मेन लाइन है, कहते हैं अगर वो आ गया सर्कुलर स्केल, मतलब सर्कुलर स्केल का जीरो नीचे रह जाता है और ये ऊपर है, तो हमारे पास ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि आपने इसको रेफरेंस माना है। और अगर यही पीछे रह जाती है और इसका सर्कुलर स्केल का जीरो आगे निकल जाता है, तो इसको रेफरेंस मानना, ये पीछे है तो ये नेगेटिव होगा। अभी वो हमारे पास कह रहे हैं, हमारे पास जो जीरो एरर यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जीरो लाइन का जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो पीछे है, मतलब वो हमें जीरो एरर बता रहा है, पॉजिटिव जीरो एरर है। अब हमने मालूम करना जीरो एरर है कितना और रीडिंग्स देखनी है, ठीक है। सर्कुलर स्केल के लिए आप मोस्ट कॉमनली ये वाला टेबल आपने मैट्रिक में किया होगा प्रैक्टिकल में। सबसे पहले आप लीनियर स्केल रीडिंग देखते हो, जो मेन स्केल रीडिंग होती है लीनियर स्केल रीडिंग, फिर आप सर्कुलर स्केल रीडिंग देखते हैं, फिर जो भी सर्कुलर स्केल रीडिंग है उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर जो आंसर आ रहा होता है, ये जो आंसर आ रहा होता है उसको मेन स्केल में ऐड कर देते हैं, तो ये ऑब्जर्व वैल्यू आ जाती है। अगर कोई जीरो एरर हो तो इसमें फाइनल इस वैल्यू में प्लस माइनस कर देते हैं तो आंसर आ जाता है। अब देखते हैं हमारे पास जो गिवन डाटा है उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, जो हम लोग मोस्ट कॉमनली स्क्रू गेज इस्तेमाल करते हैं ना, उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.001, ठीक है, हमारे पास ये होता है 001 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये सेंटीमीटर में हम लोग मोस्ट कॉमनली इसकी वैल्यू पढ़ते हैं, लीस्ट काउंट जो स्क्रू गेज का होता है। लेकिन आपके पास उसने डाटा दिया हुआ है, उस डाटा के अकॉर्डिंगली हम लोग पहले लीस्ट काउंट मालूम करने की तरफ आते हैं, कि हम लोग जो अज्यूम किया हुआ है वो नहीं पढ़ते, बल्कि जो इसने गिवन डाटा दिया हुआ है ना उसके अकॉर्डिंगली मालूम करते हैं। कहते हैं हमारे पास 50 डिवीजन है मेन स्केल के ऊपर, और दूसरा वो कह रहा है अगर आप इसको 10 टाइम्स रोटेट करवाओ, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, 10 दफ़ा मैं इसको घुमाऊँ सर्कुलर स्केल को, और आपके पास सिर्फ 5 डिवीजन जो है वो अपेयर हों, तो आप क्या करेंगे, जितनी डिवीजन हमारे पास अपेयर हो रही होती हैं डिवाइड कर देते हैं जितनी दफ़ा आपने उसको रोटेट करवाया होता है। रेवोल्यूशन का मतलब होता है घुमाना। 10 दफ़ा आपने इसको घुमाया, 10 दफ़ा घुमाने पर आपके पास मेन स्केल पर ना 5 रीडिंग्स आई, 5 मिलीमीटर आई। तो पिच हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, जो भी आपके पास रीडिंग्स आ रही होती है डिवाइडेड बाय आपने उसको कितनी दफ़ा घुमाया, 10 रेवोल्यूशन, तो हमारे पास 0.05 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन आ जाएगा। लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, जो बच्चे पिच की वैल्यू आ रही होती है ना उसको जितनी सर्कुलर स्केल के ऊपर डिवीजन्स होती हैं उसके साथ डिवाइड कर देते हैं। रीडिंग क्या आई थी 0.05 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन, आप उसको डिवाइड कर देंगे, सर्कुलर स्केल के ऊपर डिवीजन्स कितनी होती हैं वो 50 होती हैं, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 50, तो ये 0.01 मिलीमीटर आ जाएगा। तो बच्चे ये मिली में है, आप इसको अगर सेंटी में लिखोगे ना तो ये 0.01 सेंटीमीटर भी लिखा जा सकता है। तो ये रीडिंग सेम है, सिर्फ ये है कि ये मिली में है और ये सेंटीमीटर में है। तो आपके पास ये लीस्ट काउंट आ गया जो हमने मालूम किया इस डाटा के जरिए, कि उसने बताया था कि आप इसको 10 दफ़ा रोटेट करवाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसको निशान लगा लिया 25, यहाँ से पकड़ के मैं इसको 10 दफ़ा रोटेट करवाती हूँ और मेरे पास 5 रीडिंग्स 5 लाइनें अपेयर होती हैं, तो 5 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा, वो उसकी पिच देगा। और पिच को डिवाइड अगर हम ओवरऑल नंबर ऑफ डिवीजन्स जो सर्कुलर स्केल पे होती हैं, कितना स्केल है वो यूजुअली 50 होता है, 50 के साथ डिवाइड करें तो वो लीस्ट काउंट दे देगा। अब मेन हमारे पास कंसर्न क्या है, हमने डाटा लेना है, डाटा यहाँ से लेना है इस स्केल के अकॉर्डिंगली। इस स्केल के अकॉर्डिंगली हमारे पास सर्कुलर स्केल है, ये मेन स्केल है। अब मेन स्केल के ऊपर रीडिंग देखते हैं। पहले सबसे पहले आपने मेन स्केल रीडिंग लेनी होती है। मेन स्केल रीडिंग कैसे लेंगे, ये देखें, ये 5 है, ऊपर वाली वैल्यूज जो है वो 1 की हैं और नीचे वाली जो है ना ये हाफ की हैं। फॉर एग्जांपल ये 0 है, ये 0.5 है, ये 1 है, ये 1.5 है, ये 2 है, ये 2.5 है, ये 3 है, 3.5, 6, और ये 4 है, 4.5 और ये 5।
5.5, 6 और 6.5। तो नीचे वाली हाँ आधे नंबर की है, मतलब 0.5 की है, और ऊपर वाली बाद 1 की है। तो ये 5 थी, 5.5 थी, ये 6 थी, ये 6.5। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी आई? 6.5 मिलीमीटर। जो हमारे पास स्क्रू गेज होता है ना, वो रीडिंग हमें मिलीमीटर में दे रहा होता है, तो इसलिए हम सारा मिलीमीटर में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये देखिए सर्कुलर स्केल की कौन सी लाइन एग्जैक्टली इस वाली लाइन के साथ, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके साथ मैच कर रही है। ये 25, 26 और ये 27 वाली नहीं मैच कर रही। तो 27 वाली हमारे पास कौन सी आई? सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? लीस्ट काउंट के साथ। तो लीस्ट काउंट हमारे पास कितना था मिलीमीटर में? 0.01 मिलीमीटर। तो आपने उसको लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो भी आंसर आया है इसको क्या करेंगे? इस वैल्यू में मेन स्केल रीडिंग में ऐड कर देंगे। तो दोनों को ऐड कर दिया, ये ओवरऑल हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू में जीरो एरर को आपने क्या करना है? ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। अब जीरो एरर उसने बताया हुआ है, जीरो एरर है कितना? वो कह रहा है हमारे पास जो सेकंड डिवीजन है, कि फॉर एग्जांपल जो सर्कुलर स्केल की सेकंड डिवीजन 0, 1, 2, दूसरी जो डिवीजन है वो इसके हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मैच कर रही है। इसका मतलब है इसकी रीडिंग कितनी है? 2। अब जो भी, ये पहली बात जीरो एरर है कि सर्कुलर स्केल का जीरो नीचे है, और कितना नीचे है? 2 रीडिंग्स, दूसरी रीडिंग इसके साथ मैच कर रही है। मैं उसको कैलकुलेट कर रही हूँ जीरो एरर है कितना। तो 2 को मैं क्या करूंगी? मल्टीप्लाई कर दूंगी लीस्ट काउंट के साथ। तो 2 को मल्टीप्लाई कर दिया लीस्ट काउंट के साथ, ये बेसिकली आपको जीरो एरर दे रहा है। जीरो एरर कैसे निकालते हैं बच्चे? पहले आप देखते हैं कौन सी डिवीजन मैच कर रही है सर्कुलर स्केल की मेन स्केल की जीरो लाइन के साथ। फिर जो भी उसकी डिवीजन मैच कर रही होती है उसको लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैंने ये चेक किया कि हमारे पास सेकंड वाली उसके साथ मैच कर रही थी, तो आपने सेकंड वाली लाइन को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया उसके लीस्ट काउंट के साथ। तो ये हमारे पास जीरो एरर आ गया। अब हमने देखा था ये जीरो एरर कौन सा था? पॉजिटिव जीरो एरर था। क्यों? क्योंकि जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग थी, जीरो लाइन थी, वो नीचे थी। इसको रेफरेंस मानते हैं बच्चे, ये जो हॉरिजॉन्टल होती है ना मेन स्केल की, इसको अगर ये ऊपर हो तो ये पॉजिटिव होता है, अगर ये नीचे हो तो ये नेगेटिव होता है। यहाँ पे ये ऊपर है तो हम कहते हैं ये पॉजिटिव जीरो एरर है जो हमने निकाल लिया सेकेंड डिवीजन को लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करके। अब ये पॉजिटिव जीरो एरर है तो इस जीरो एरर को फाइनल आंसर में से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो ये ओवरऑल आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर सॉल्व करते हुए बच्चे 3 स्टेप्स याद रखने हैं। सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग लेनी है, फिर आपने सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल जो भी रीडिंग आए उसको लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। फिर अब जो मेन स्केल रीडिंग थी और सर्कुलर स्केल रीडिंग जो फाइनल आई, इन दोनों को ऐड कर दें। जो भी आंसर आए बच्चे इसमें जीरो एरर या तो प्लस कर देते हैं या माइनस कर देते हैं। अगर जीरो एरर प्लस हो तो फाइनल वैल्यू में से उसको माइनस कर देते हैं, अगर माइनस हो तो फाइनल वैल्यू में उसको प्लस कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट इज मीन्ड बाय डायमेंशनलेस क्वांटिटी, गिव एन एग्जांपल। डायमेंशनलेस क्वांटिटी का मतलब उसकी डायमेंशन ही कोई नहीं है। हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था ना डायमेंशंस का, कि हर बेस क्वांटिटी को आपने एक स्पेसिफिक सिंबल असाइन कर दिया था। अगर उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दें तो हम लोगों ने उसको डायमेंशन बोला था। तो कहते हैं डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब है डायमेंशन, लेस का मतलब है ना होना। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन नहीं होगी, जिसका कोई यूनिट नहीं होगा, कोई डायमेंशन नहीं होगी, उसको हम नाम क्या दे देंगे? हम डायमेंशनलेस क्वांटिटी बोल देंगे। यूजुअली हमारे पास कौन सी नंबर किसकी डायमेंशन नहीं होती है? यूनिट नहीं होता। जो यूजुअली हमारे पास नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यूजुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता, इसकी डायमेंशन नहीं होती, और स्ट्रेन मतलब इनकी एनर्जी, इनका कोई यूनिट नहीं होता, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूजुअली हमारे पास नंबर होता है मीडियम के लिहाज से, कि वैक्यूम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी होती है, एयर में कितनी होती है। ये बेसिकली हमें बताता है कि अगर किसी भी मीडियम में लाइट अगर जाती है, पास करती है, तो वो कितना बेंड हो जाएगी, अपने रस्से से कितना डेविएट कर जाएगी। तो ये बेसिकली उसका कह लें कि वैल्यू होती है। कि वैक्यूम में वो स्ट्रेट होती है, लाइट बेंड नहीं होती, जिस तरह से वो आ रही होती है उसी तरह से पाथ कंटिन्यू करती है। एयर में कितनी बेंड होती है, वाटर में बेंड कितनी होती है। तो ये बेसिकली नंबर होते हैं, तो इनका कोई यूनिट नहीं होता, कोई डायमेंशन नहीं होती। और स्ट्रेन भी बेसिकली नंबर ही होता है। ये स्ट्रेन होता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हो तो उसमें कितना चेंज आता है। तो ये भी आपको नंबर की फॉर्म में बता रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1.11। कहते हैं स्टूडेंट यूजेस अ स्क्रू गेज। के एक स्टूडेंट है वो स्क्रू गेज इस्तेमाल कर रहा है, वो दोबारा से वही स्क्रू गेज इस्तेमाल कर रहा है। एक पेपर है उसकी थिकनेस मालूम करने के लिए। द स्टूडेंट फोल्ड्स द पेपर 3 टाइम, वो 3 दफ़ा उसको फोल्ड करता है और उसकी टोटल थिकनेस मालूम करता है। कहते हैं अज्यूम करें उसमें किसी किस्म का जीरो एरर नहीं है और ये रीडिंग उसको आपने शो कर दी है। तो कहते हैं इस रीडिंग से आप पहले मालूम करके बताएं कि आपके पास उसका क्या आंसर आएगा। और रिपीट कर रहा है कि उसने उसको कितनी दफ़ा फोल्ड किया है? 3 दफ़ा फोल्ड किया। तो ये रीडिंग में ये देखें हमारे पास ये मेन स्केल रीडिंग भी नज़र आ रही है और ये सर्कुलर स्केल भी। तो पहले हम रीडिंग देखते हैं, फिर लास्ट पे हम इसको फाइंड आउट करेंगे।
अच्छा, इसकी रीडिंग अगर हम देखें, ये स्टार्ट 0 से हो रहा है, ये 0, 0.5 और ये 1। तो इसकी मेन स्केल रीडिंग कितनी है बच्ची? ये 0 नीचे उसने शो किया हुआ है, तो ये 0 वाली लाइन है, ये 0.5 वाली लाइन है और ये 1 वाली लाइन है। तो हमारे पास मेन स्केल रीडिंग कितनी है? आपके पास 1 है। अगर आप सर्कुलर स्केल रीडिंग देखें तो हमारे पास ये देखें, ये 25 है और ये 26 वाली लाइन जो है ना इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मैच कर रही है। तो 26 हमारे पास सर्कुलर स्केल है, 26 को लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आएगा। जो भी आंसर आएगा उसको मेन स्केल में ऐड कर दें, तो इसको मेन स्केल में ऐड कर दिया तो 1.26 मिलीमीटर आता है। ये हमारे पास बच्चे लीस्ट काउंट जो स्क्रू गेज का होता है वो फिक्स होता है, वो याद कर लीजिएगा। कहीं पे ना भी दिया हो तो वो हमारे पास होता है 0.01 मिलीमीटर। मिलीमीटर में लिखेंगे तो 0.01 होगा, लेकिन अगर कहीं पे रीडिंग आप सारी सेंटीमीटर में ले रहे हो तो इसका जो लीस्ट काउंट होता है आप इसके पास लेते हैं 0.001 सेंटीमीटर में लेते हैं। तो ये याद रखिएगा कि आप रीडिंग्स ले किस में रहे हैं, मिलीमीटर में या सेंटीमीटर में। मिलीमीटर में लेंगे तो 0.01 होगा, सेंटीमीटर में लेंगे तो 0.001 सेंटीमीटर होगा। मतलब आपने एक जीरो और इसके साथ ऐड कर दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब आपने रीडिंग्स ले ली, आपने मेन स्केल रीडिंग ली, आपके पास वो 1 आई, सर्कुलर स्केल ली, 26 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया और जो भी आंसर आया उसको मेन स्केल में ऐड कर दिया। अब हमने फाइनल आंसर लेना है, कहते हैं उसने 3 दफा फोल्ड किया है, तो हमारे पास जो पेपर की लेयर है वो कितनी है? वो 8 लेयर्स है। वो किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये देखें। ये देखें, अगर ये सिंपल पेपर है, मैंने इसको फोल्ड वगैरह नहीं किया, तो ये सिंपल इसका एक ही कह लें शीट है। आप इसको पकड़ के एक साइड से पकड़ के इसको फोल्ड कर दे, एक दफा फोल्ड किया तो आप इसकी कितनी टर्न्स होंगी? इसकी 2 दफा नहीं होगी हमारे पास टर्न्स, इसकी 2 लेयर्स होगी। अगर आप इसको यहाँ से पकड़ के दोबारा फोल्ड करवा दें तो इसकी कितनी लेयर्स हो जाएंगी? 4 लेयर्स हो जाएंगी। तो ये 2 फोल्ड पे 4 लेयर्स होंगी। आप इसको दोबारा से पकड़ के फोल्ड करवा देंगे तो 8 लेयर्स हो जाएंगी। तो वो यहाँ पे यही बात कर रहा है, आपने उसको 3 दफा फोल्ड करवाया था तो उसकी कितनी लेयर्स आई? 8 लेयर्स आई। तो जो भी आंसर आया ना बच्चे टोटल थिकनेस का, उसको 8 से डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इनटू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक उसको राउंड ऑफ करना है और आंसर साइंटिफिक नोटेशन में होना चाहिए। देखिए, पहला हमारे पास उसका क्वेश्चन है, कहते हैं 0.02055। हमने ये रूल्स में पढ़ा था सिग्निफिकेंट फिगर में, अगर 0 लेफ्ट साइड पे हो तो वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता। तो ये 2 0 तो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। बाकी कितने सिग्निफिकेंट हुए? 4 सिग्निफिकेंट हुए। कहते हैं आपने इसको कितना राउंड ऑफ करना है? 3 डिजिट तक करना है। तो मैं 3 तक ले लूंगी, 5 को छोड़ दूंगी, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा? मैंने इसको राउंड ऑफ कर लिया। पता हमने पढ़ा था, हमने रूल्स पढ़ा था कि अगर जो आप ड्रॉप कर रहे होते हो डिजिट, अगर वो 5 है तो उसे पीछे वाला दिखते हैं, अगर वो ऑड होगा तो वो एक नंबर बढ़ जाएगा, अगर वो इवन होगा तो वो नहीं बढ़ेगा। अब मैं ड्रॉप किसको कर रही हूँ? इस वाले डिजिट को, क्योंकि मैंने तो 3 सिग्निफिकेंट लेने हैं। मैं इसको ड्रॉप कर रही हूँ, इसको कंसीडर नहीं करूंगी, लेकिन ये 5 है तो इससे पीछे वाला क्या है? मेरे पास ऑड नहीं है, तो मैं इसको क्या करूंगी? एक डिजिट बढ़ा दूंगी। तो मैंने इसको एक डिजिट बढ़ा दिया। तो ये याद रखिएगा, अगर लास्ट वाला डिजिट 5 से छोटा हो तो जो ड्रॉप कर रहे हैं तो उससे पीछे वाले डिजिट को नहीं बढ़ाते हैं। अगर 5 से बड़ा हो तो बढ़ा देते हैं, लेकिन अगर 5 हो तो उससे पीछे वाला देखते हैं। अगर वो ऑड है तो बढ़ा देते हैं, अगर वो इवन है तो वो नहीं बढ़ाते। तो मैंने इसको क्या किया है? बढ़ा दिया, 6 कर दिया। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना है। साइंटिफिक नोटेशन क्या कहते हैं? अशारिया से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो मैं डेसिमल पॉइंट को क्या किया? मैंने 2 के पीछे ले आई हूँ। अब कितने डिजिट्स पीछे लेके आई हूँ? 2 डिजिट्स। तो ये 10⁻² हो जाएगा। अच्छा, डेसिमल पॉइंट को जब भी राइट साइड पे लेके जाते हैं तो हमेशा हमारे पास जो वैल्यू आती है पावर की वो माइनस में आती है। इसी तरह से ये 4656.5 है। कहते हैं इसको भी आप किस में लिखें? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखें। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आपने इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स लेने हैं? वो सिर्फ और सिर्फ 3 लेने हैं। लेकिन बच्चे अगर मैं 465 लूंगी तो ये वैल्यू बिल्कुल चेंज नहीं हो जाएगी, ये वैल्यू तो 465 हो जाएगी। लेकिन ओरिजिनली ये कितनी है? ये 4656 है। तो आप क्या करेंगे? 3 डिजिट्स नहीं लेंगे, आप 4 ही लेंगे, लेकिन लास्ट वाले डिजिट को आप 0 ज्यूम कर लेंगे। बच्चे अगर कोई वैल्यू विदाउट डेसिमल पॉइंट हो और राइट साइड पे 0 आ जाए ना, उसको नॉन सिग्निफिकेंट ले लेते हैं हम लोग यूजुअली। वो डिपेंड कर रहा होता है कि कौन सा हमने इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया। अगर इंस्ट्रूमेंट की इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती तो हम लोग इसको नॉन सिग्निफिकेंट ही मान लेते हैं। अब ये नॉन सिग्निफिकेंट है, 3 सिग्निफिकेंट है, लेकिन मैंने लास्ट वाले डिजिट को 0 ज्यूम करके वैल्यू चेंज नहीं की। वैल्यू में थोड़ा बहुत डिफरेंस आया, लेकिन इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे करना है? डेसिमल लास्ट पे है उसको क्या करें? एक डिजिट के बाद ले जाए। तो इसको पीछे मैं 3 डिजिट्स पीछे ले गई हूँ, तो 10⁻³ आ गया। लेफ्ट साइड पे बच्चे लेके जाए ना शारिया को, तो पावर हमेशा प्लस में आती है, तो +3 आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 ड्रॉप भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मुझे बता रहा है कि ऑलरेडी इसकी पावर 3 है, मतलब ये 1000 में वैल्यू है, 100 में नहीं है। तो ये याद रखिएगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था कि यहाँ पे 3 डिजिट्स मैं बगैर आंखें बंद किए ले सकती थी, लेकिन मैं लूंगी नहीं, क्योंकि अगर मैं 3 डिजिट्स ले लूंगी तो वैल्यू बिल्कुल चेंज हो जाएगी। वो 400
100 की रेंज में आ जाएगी, 465, लेकिन ओरिजिनली वैल्यू तो ये 1000 में है ना, तो आप लास्ट वाले डिजिट को क्या ज्यूम कर लें, 0। अब मैंने इसको 0 ज्यूम किया ना, तो वैल्यू वही रही है, लेकिन डिजिट्स 3 हो गया सिग्निफिकेंट। तो ये लाजमी पॉइंट याद रखिएगा, राइट साइड पे अगर 0 हो वो डिपेंड कर रहा होता है इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट पे। अगर इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू नहीं मौजूद, नहीं उसकी इन्फॉर्मेशन मौजूद, तो हमारे पास लास्ट वाले 0 को आप नॉन सिग्निफिकेंट ज्यूम कर लेते हैं। तो ये नॉन सिग्निफिकेंट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट होंगे। तो ये आपके कंस्ट्रक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन से चैप्टर 1 के। स्टिल इसमें मुझे कुछ पूछना हुआ, कोई पॉइंट मिसिंग हुआ तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।